Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about modes of creation of agency. कैसे एक एजेंसी क्रिएट होती है. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. इससे पहले वाले पार्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को एकदम अच्छे से विद डिफरेंट एग्जांपल्स अंडरस्टैंड किया था और क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के, ये डिस्कस किया था, और कौन प्रिंसिपल होता है, कौन एजेंट होता है. इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी. सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि एजेंसी क्या होता है. एजेंसी एकदम सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है. एजेंसी क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशनशिप. एजेंसी क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी अपॉइंट्स अनदर टू डू एन एक्ट फॉर हिम ऑन हिज बिहाफ. जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने बिहाफ पे अपने लिए काम करने के लिए अपॉइंट करती है, तो उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को हम लोग एजेंसी बोलते हैं. जैसे जब भी आप जनरली देखते हो कि आज के टाइम पे क्या सिस्टम चला हुआ है कि अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करनी है, किसी स्कीम में अगर आप पैसे लगा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो है, अगर आप बैंक को ऑथोराइज़ करें तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं. तो वहाँ पे बैंक पेमेंट कर रहा है ना आपके बिहाफ पे, आपके लिए बैंक काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है. इवन जब आप बैंक्स वगैरह में चेक्स डिपॉजिट कराते हो तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है. वहाँ पे भी एजेंसी का रिलेशनशिप होता है आपके और बैंक के बीच में. जब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को हायर करते हो, जब आप किसी ब्रोकर को हायर करते हो, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है. वहाँ पे एजेंसी होता है जहाँ पे भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने लिए काम करने के लिए हायर करती है और दूसरी पार्टी उसके बिहाफ पे वो काम करती है, उसके नाम पे वो काम करती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, वहाँ पे एजेंसी होती है. Here, the party who is appointing another or on whose behalf the other is doing some act is principal. जो पार्टी अपॉइंट कर रही है दूसरी को और जिसके लिए काम हो रहा है, जिसके नाम पे काम हो रहा है, वो प्रिंसिपल हो रहा है. हमारे और बैंक के केस में हम प्रिंसिपल हैं, हमारे प्रॉपर्टी डीलर के केस में हम प्रिंसिपल हैं, क्योंकि हमने उनको हायर किया है. अनदर पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड हु इज़ डूइंग सम एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज एजेंट. और जो पर्सन दूसरे के लिए काम कर रहा है, जिसको अपॉइंट किया है हमने, वो हमारा एजेंट है. बैंक हमारे एज ए एजेंट काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर हमारा एजेंट होता है, ब्रोकर हमारा एजेंट होता है. तो हम क्या बोल सकते हैं, एजेंसी क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो एजेंट है. मीन जब भी दो पार्टीज़ के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, तो हम इस चीज़ को एजेंसी का क्रिएशन बोलते हैं. मीन जब एक पार्टी दूसरे के नाम पे कोई काम करती है, तो हम इस चीज़ को एजेंसी बोलते हैं. तो जो एजेंसी है वो डिफरेंट तरीके से क्रिएट हो सकती है. इसके मेनली 4 मेथड्स है, 4 वेज है. एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. अब जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसके 3 डिफरेंट अदर पार्ट्स हैं, उसके भी 3 तरीके हैं. एजेंसी बाय स्टॉपल्स, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट की. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? जब जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल पावर ग्रांट करता है एजेंट को, ठीक है, कि वो उसके बिहाफ पे काम करे. एक्चुअल पावर ग्रांट करने से हमारा मतलब क्या है कि मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न में हुआ है, कुछ ना कुछ जो है एक्सप्रेस फॉर्म में हुआ है, तभी हम इस चीज़ को ये बोलेंगे कि प्रिंसिपल ने एक्चुअल में जो पावर है वो एजेंट को ग्रांट की है उसके बिहाफ पे काम करने के लिए. एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट या फिर एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, सिंपली क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेस वर्ड के ऊपर आपको फोकस करना है. एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जब आप बोल के लिख के कोई काम करते हो, तो मीन्स यहाँ पे बोल के और लिख के कोई काम हो रहा है, मीन्स जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली ग्रांट कर रहा है एजेंट को उसके बिहाफ पे काम करने की पावर. मीन्स एन एक्सप्रेस अथॉरिटी इज डायरेक्टली ग्रांटेड टू द एजेंट बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, बोल के या फिर लिख के.
जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है, जब भी जो एजेंसी है वो रिटर्न फॉर्म के अंदर होती है और वो रिटर्न फॉर्म भी फॉर्मल तरीके से होती है, तो हम इस चीज़ को पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। आई थिंक पावर ऑफ अटॉर्नी से आप सारे के सारे फैमिलियर हो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट का। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब एक इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट को हायर करती है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप किस फॉर्म में होता है? एक्सप्रेस फॉर्म में होता है ना। वहाँ पे भी उनके बीच में कोई ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट होता है, तभी तो वो एजेंट कंपनी के नाम पे डील्स वगैरह करता है, कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट का। या फिर जब आप अपनी शॉप पे किसी बंदे को हायर करते हो, मीन्स मान लो ए के पास 2 शॉप थी, उसने बी को हायर कर लिया अपनी एक शॉप को रन करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बी है वो सीधा उसकी शॉप में आके घुस गया और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, ए ने कुछ बोला ही नहीं। यहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस फॉर्म में होगा, यहाँ पे वो बोलेगा उसका, फिर उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तभी जो बी है वो एज अ एजेंट ऑफ ए काम करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट या फिर एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। नाउ एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? जब हम एक्सप्रेस फॉर्म की बात नहीं करते हैं, जब इम्प्लिक्टली कुछ काम हो जाता है। सेक्शन 187 में ये चीज़ डिफाइन हुई है, व्हेन द कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। व्हेन द कंडक्ट, सिचुएशन और एक्शन ऑफ द पार्टीज इम्प्लाइज दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एग्जिस्ट बिटवीन दैम। जब जो बिहेवियर है पार्टीज़ का, सिचुएशन या फिर उनका काम, ये इम्प्लाइज करता है, मीन्स शो करता है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, मीन्स उन दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। मीन्स जब जो पार्टीज़ हैं उनका बिहेवियर ऐसा है, उनका काम ऐसा है, या फिर उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप है कि सामने वाले को लगता है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, तो हम इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं, एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो अपने एजेंट के राइट्स को लिमिट नहीं कर सकता है बिना थर्ड पार्टी को इंटीमेट किए, बिना थर्ड पार्टी को बताए। जब हम एक्सप्रेस अथॉरिटी की बात करते हैं तो हम सारी चीज़ें बताते हैं कि जो एजेंट है हमारा वो क्या क्या कर सकता है ना। हम बैंक को भी ऑथोराइज करते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, कैसे हमारी पेमेंट कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है हमारे बिहाफ पे। लेकिन जब हम इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है जो प्रिंसिपल है उसने तो कुछ बोला ही नहीं ना दूसरी पार्टी को, एजेंट को, कि तू मेरे बिहाफ पे काम कर सकता है। ऑटोमेटिकली ही उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है जब तक प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को ये नहीं बता देता कि एजेंट की इतनी ही अथॉरिटी है, इतना ही काम ये कर सकता है मेरे बिहाफ पे, तब तक थर्ड पार्टी जो वो कंटिन्यू रखेगी, चाहे एजेंट कुछ भी करे वो यही मान के चलेगी कि प्रिंसिपल के नाम पे हो रहा है। इसकी 3 टाइप्स होते हैं, एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। इनको हम अब डिस्कस करेंगे। पहले हम एग्जांपल क्लियर करते हैं। पी ओन्स 2 शॉप्स, सो ही अपॉइंटेड क्यू टू रन वन ऑफ हिज शॉप। नाउ क्यू इज अथोराइज टू ऑर्डर गुड्स एंड सेल गुड्स टू रन द शॉप। तो यहाँ पे जो क्यू की अथॉरिटी है वो एम्प्लॉयड है। अब देखो पी के पास क्या था? 2 शॉप्स थी। अब वो दोनों शॉप पे तो काम नहीं कर सकता है ना, तो उसने क्या किया, एक शॉप पे क्यू को रख लिया कि क्यू जो है वो मेरे भी हाथ पे शॉप को रन करेगा। अब उसने सिर्फ क्यू को इतना ही बोला ना कि तू मेरे भी हाथ पे शॉप को रन कर। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी है क्यू की कि वो शॉप के लिए गुड्स को ऑर्डर कर सकता है। सो दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दैट इज़ द एजेंसी बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी। जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें स्पेसिफाई हम लोग नहीं करते ना कि एक पार्टनर जो वो सभी के नाम पे काम करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से ये शो होता है कि ये जो पार्टनर है वो सारे के सारे जो अदर पार्टनर्स हैं उनका एजेंट है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। नाउ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्या होता है? कई बार क्या होता है यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो काम है एजेंट का
वो पहले ही हो जाता है। मीन्स एजेंट अपना काम पहले कर देता है और रिलेशनशिप बाद में क्रिएट होता है। मीन्स when a person acts on behalf of another without the knowledge of another and the consent of other, भी जब एक पर्सन दूसरे की नॉलेज के बिना, दूसरे को बताए बिना, दूसरे की कंसेंट के बिना उसके लिए उसका काम कर देता है, मीन्स एज एजेंट उसने काम कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा पर्सन है जिसके बिहाफ पे जिसके लिए काम हुआ है वो मान लेता है इस चीज़ को, ठीक है। भी जो जिस चीज़ की कमी थी उसको पता चल जाता है और वो अपनी कंसर्न दे देता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी जो हैं दो फ्रेंड्स थे, ए की एक ग्रोसरी शॉप थी और ए और बी दोनों शॉप के ऊपर बैठे थे, ठीक है। अब ए को कोई काम आ गया और वो 1-2 मिनट के लिए शॉप से बाहर चला गया। इसी बीच में कोई कस्टमर आ गया और बी ने जो है सामान कस्टमर को सेल कर दिया। जब ए वापस आया तो बी ने ए को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सामान सेल किया है और ए ने इस चीज़ को अपनी कंसर्न दे दी। ए ने मान लिया, कुछ नहीं बोला यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, बिकॉज जो बी है उसने एज ए एजेंट ऑफ ए काम किया है। शॉप एजेंट की शॉप जो है वो ए की थी, तो और बी ने सामान सेल किया तो ए के नाम पे सेल किया है ना यहाँ पे। सो ये क्या है, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। नाउ एजेंसी बाय एस्टोपल। एजेंसी बाय एस्टोपल का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, एक्चुअल में दो पार्टीज़ के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन जो पार्टी है वो बाय कंडक्ट अपने बिहेवियर से शो करते हैं किसी तीसरी पार्टी को कि हाँ है रिलेशनशिप, यस आई एम द एजेंट ऑफ अनदर। और जो प्रिंसिपल है, जो ये वाली पार्टी है, वो भी इस चीज़ को अपने बिहेवियर से ऐसा शो करता है या फिर थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि हाँ इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखते हैं, when a person indicates to another by words or conduct that a third person is his agent। जब एक पर्सन दूसरे पार्टी को, थर्ड पार्टी को ऐसा इंडिकेट करता है अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से कि जो पर्सन है जो काम कर रहा है वो उसका एजेंट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो हम इस चीज़ को एजेंसी बाय एस्टोपल बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पर्सन ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, ऐसी इंसिनुएशन क्रिएट कर रहा है, कैन नॉट बी absolved of his obligation arising out of the dealing or commitment that so called agent makes with other person। मीन्स यहाँ पे जो पर्सन ऐसा इंडिकेट करे कि सामने वाली पार्टी जो मेरी एजेंट है किसी थर्ड पार्टी को, तो वहाँ पे वो कोई गलत फहमी क्रिएट कर रहा है, लेकिन इस गलत फहमी की वजह से अगर जो एजेंट है वो थर्ड पार्टी के साथ कोई भी डील करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो प्रिंसिपल इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है, वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल के मीन्स जो पार्टी ऐसा गलत शो कर रही थी और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। मीन्स ही इज स्टॉप्ड और प्रीक्लूड। इसका मतलब क्या है, वो रोक दिया गया है, वो ये काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल का मतलब क्या होता है कि जब कई बार क्या होता है कि हमने कोई पास्ट कोई स्टेटमेंट ऐसी दी थी या फिर हमने पास्ट में कोई ऐसा बिहेवियर किया था जिसको हम फ्यूचर में रेक्टिफाई तो करना चाहते हैं, लेकिन हमने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। अब उस बिहेवियर की वजह से, उस स्टेटमेंट की वजह से अगर कोई भी काम होता है तो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहले वाली पार्टी जो प्रिंसिपल है उसने शो किया ना कि जो पार्टी है वो मेरी एजेंट है, लेकिन बेशक ऐसा ना हो, अब थर्ड पार्टी ने तो इस चीज़ को मान लिया है, तो अब इस गलतफहमी की वजह से अगर कोई भी डील होगी तो जो प्रिंसिपल है इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, वो स्टॉप्ड हो गया है। For example, A in the presence of C and with his knowledge tell he is an agent of C। जो A है वो C की प्रेजेंस में और C को पता है, वो बोल रहा है B को कि मैं A का एजेंट हूँ।
सी लिसन टू इट एंड डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट। जो सी है वो सुन रहा है और बीच में इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसने साइलेंस के थ्रू अपनी एसेंट दे दी। लेटर ए मेक्स अ डील विद बी ऑन बिहाफ ऑफ सी। अब जो ए है वो सी के बिहाफ पे एक डील कर लेता है, बिकॉज जो थर्ड पार्टी वो तो इसी बिलीफ में है ना कि जो ए है वो सी का एजेंट है। नाउ सी इज बाउंड टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट ए मेड विद बी ऑन हिज बिहाफ। अब जो सी है वो लीगली लायबल है बी के लिए, और लीगल उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। अब वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है, चाहे ए उसका एजेंट है था, चाहे ए उसका एजेंट नहीं था। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट एस्टोपल का ही एक पार्ट है। आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बिकॉज एस्टोपल में भी यही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहाँ पे जस्ट हम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, वहाँ पे जस्ट उसने साइलेंस के थ्रू ऐसा शो किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ अफर्मेटिव काम होना चाहिए। मीन्स एक्सप्रेस फॉर्म में जो है वो शो होना चाहिए, या तो हमने हाँ बोला है या फिर कुछ ना कुछ पहले ऐसा काम किया है जिससे कि थर्ड पार्टी बिलीव कर रही है कि सामने वाली पार्टी जो है वो इसकी एजेंट है। Agency by holding out arises when the conduct of person makes the third party to believe that the person doing some act on behalf is doing with the authority। मीन जब एक पार्टी तीसरी पार्टी को शो करती है कि जो पर्सन ये काम करे, मीन्स जो एजेंट है वो काम उसके बिहाफ पे कर रहा है और उसको ये अथॉरिटी मैंने ही दी है। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल एस्टोपल के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे सम अफर्मेटिव कंडक्ट बाय द प्रिंसिपल इज़ नेसेसरी। जो प्रिंसिपल का अफर्मेटिव कंडक्ट है वो यहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे अफर्मेटिव कंडक्ट ज़रूरी नहीं था। अब ए और सी वाले केस में सी ने कुछ बोला तो नहीं, जस्ट रोका ही नहीं रही ए को बोलने से कि वो उसका एजेंट है, तो वहाँ पे जो एजेंसी थी वो बाय एस्टोपल थी। लेकिन जब वो कुछ ऐसा बिहेव कर दे या फिर वो यस बोल दे तो हम इसको एजेंसी बाय होल्डिंग आउट बोल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चाइल्ड है, उसने किसी शॉप से कुछ सामान परचेज कर लिया और उसने चाहा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पेमेंट कर दें। शॉपकीपर बोला कि मेरे पेरेंट्स जो है पेमेंट कर देंगे। अब जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पेमेंट कर दी। अब नेक्स्ट टाइम जो बच्चा है फिर से जाएगा शॉप पे, ऑटोमेटिकली बच्चों की यही आदत होती है, फिर से शॉप पे गया, फिर से सामान ले लिया। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको शॉपकीपर को पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनमें रिलेशनशिप, उनमें उनके बच्चे में एजेंसी बाय होल्डिंग आउट का रिलेशनशिप हो गया है, बिकॉज उन्होंने अफर्मेटिव कंडक्ट किया है। मीन्स उन्होंने सामने वाले को, उन्होंने जो शॉपकीपर है उसको शो किया है कि हमारा बच्चा हमारी अथॉरिटी से हमारे कहने पे सामान लेके जा रहा है, ठीक है। दैट इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। नाउ एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? ज़रूरत के टाइम पे, ठीक है, कुछ इमरजेंसी के टाइम पे। एजेंट्स अथॉरिटी टू एक्ट इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। मीन्स यहाँ पे एजेंट की अथॉरिटी को हम लोग बात करेंगे कि वो इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई काम कर सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ही ऐसी होती है कि किसी पर्सन को जो है एज ए एजेंट काम करना पड़ता है दूसरे के, मीन्स वो पर्सन हेल्पलेस हो जाता है वहाँ पे। सो जब एक एजेंसी इमरजेंसी की सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में क्रिएट होती है जब एक पर्सन हेल्पलेस होता है और उसको दूसरे के एजेंट की तरह काम करना पड़ता है, दूसरे के बिहाफ पे काम करना पड़ता है, तो हम इस चीज़ को एजेंसी बाय नेसेसिटी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 189 के अकॉर्डिंग, to act in an emergency and save the principal from loss by doing something which a person with foresight would do to save himself from such loss is called an agency by necessity। means जब एक पार्टी किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रिंसिपल को किसी एक्सपेक्टेड लॉस से बचाने के लिए काम करती है इस तरीके से कि अगर वो लॉस उसको हो रहा होता तो वो करता, दैट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक घोड़ा था, उसको बाय रेल सेंड किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे जो बायर था घोड़े का, ठीक है, वो वहाँ पे नहीं आया।
मीन्स एक पार्टी ने कोई घोड़ा सेल किया, बाय रेल उसको सेल किया था, ठीक है, और वो जो घोड़े का बायर है वो नहीं आया। अब घोड़े को ऐसा तो छोड़ नहीं सकते। अब जो स्टेशन मास्टर है उसने घोड़े की जिम्मेदारी ले ली, उसने घोड़े को रख लिया अपने पास। इमरजेंसी की सिचुएशन थी ना वहाँ पे, घोड़े जो स्टेशन मास्टर है उसको घोड़े को रखना पड़ा, वो हेल्पलेस था उस सिचुएशन के अंदर। अब उस मास्टर ने, स्टेशन मास्टर ने घोड़े पे जो भी खर्चा किया वो उसको इससे रिकवर कर सकता है जिसने घोड़े को भेजा या फिर जो घोड़े का बायर है, लेकिन मेनली जो लायबिलिटी है वो इसकी बनती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर है उसने इसके बिहाफ पे काम किया और ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो रिलेशनशिप है एजेंसी का वो क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो स्टेशन मास्टर है वो कैपेबल नहीं था उस प्रिंसिपल को कॉन्ट्रैक्ट करने के। मीन्स यहाँ पे जो एजेंट है वो इतना हेल्पलेस होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल को कांटेक्ट ना कर पाए। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की हो, सिचुएशन ऐसी हो कि किसी को कोई लॉस हो सकता है, तभी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तभी वहाँ पे एजेंसी का जो रिलेशनशिप है हम उसको मानते हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि कई बार जो है एजेंसी जो है लॉ की वजह से एग्जिस्टिंग में आती है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप विच टेक्स प्लेस बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट। बिना किसी एग्रीमेंट के ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो जाता है। बाय लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो जाता है, तो हम इस चीज़ को एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हर जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है सारे के सारे अदर पार्टनर्स का। जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी के एजेंट हम लोग उनको मान के चलते हैं। अब ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी लीगल रिलेशनशिप हमने उनके बीच में क्रिएट नहीं किया, लेकिन स्टिल जो है हम जो लॉ है वो उनको एज ए एजेंट मान के चलता है। ये चीज़ जो है हम इस बात से मान सकते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। किस चीज़ का मतलब क्या है सिंपल टर्म्स में, जैसे कि मान लो कोई भी फादर है वो बिना कोई विल वगैरह सेट किए मर गया, ठीक है, तो चाहे उसने कुछ भी नहीं बोला हो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके जो बच्चे हैं उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी लीगल हमने कोई भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया। तो ऐसे ही अगर कोई एजेंसी क्रिएट होती है तो हम इस चीज़ को एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. In the next video, we will be discussing the types of agents.